हेलो, जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था को हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था और संविधान के जो सामान्य पहलू थे उसके बारे में हमने संविधान के सामान्य पहलू के अंतर्गत हमने संविधान के जो 22 भाग थे उसके बारे में पढ़े थे और 12 अनुसूचियां थी उसके बारे में जो हम लोग पढ़ने का प्रयास किए थे। तो स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से प्रत्येक दिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते ही हैं, आज भी कर रहे हैं कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। संविधान के सामान्य पहलू। तो संविधान के सामान्य पहलू में हम लोग अनुसूची तो कल पढ़े ही थे, लेकिन अनुसूची को थोड़ा हम आज और विस्तार से पढ़ते हैं और आज विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अनुसूची को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक चीज को आप ध्यान में रखिए, जब किसी नए राज्य का निर्माण होता है, जब किसी नए राज्य का निर्माण होता है दोस्तों, नए राज्य का निर्माण होगा तो पहली और चौथी अनुसूची, फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली और चौथी अनुसूची में जो है संशोधन करना होगा। जब किसी नए राज्य का निर्माण होगा तो किस अनुसूची में संशोधन होगा? पहली और चौथी अनुसूची में जो है संशोधन होगा। उसके बाद ठीक है, नए राज्य का निर्माण होगा तो किस अनुसूची में संशोधन होगा? पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन होगा। उसके बाद किसी भी क्षेत्र को एक और स्टार मार करके आप पॉइंट लिखिए, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र कहने का मतलब ये हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र, मतलब जो एसटी जो जनजाति होता है, जैसे कि देश के कई राज्यों में जो है जनजाति निवास करता है। ठीक, मुख्य तौर पर पूर्वोत्तर में आप जाइएगा तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब राज्य के जो मतलब जनजाति होता है वहां पर ज्यादा जनजाति निवास करता है। जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो जनजाति है वो संथाली जनजाति हो गया, बोडो जनजाति हो गया। तो ये सब जो है राज्य के विभिन्न राज्यों, देश के विभिन्न राज्यों में जो है वो निवास करती है। तो ठीक, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। वही नए राज्य का निर्माण करने के लिए पहली और चौथी अनुसूची में क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। तो यहां से आपको 2 पॉइंट ये जो है आपको याद रहना चाहिए। 2 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण था, इसलिए जो है हमने आपको बता दिया। चलिए इससे आगे जो है अनुसूची को और विस्तार में पढ़ते हैं। हमने कल आपको 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में बताया था। 5वीं और 6ठी अनुसूची और 6ठी अनुसूची, चलिए ये दोनों को विस्तार से समझते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची है क्या? तो 5वीं को समझने से पहले सबसे पहले 6ठी अनुसूची को समझिए। तो 6ठी अनुसूची क्या कहता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं ये अनुसूचित क्षेत्र है। मतलब ये 4 राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, यहाँ पर जनजाति ज्यादा की संख्या में है। ठीक, ये अनुसूचित क्षेत्र है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो शासन प्रशासन चलाई जाएगी वो शासन प्रशासन चलाने की व्यवस्था कुछ अलग होगी। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो शासन प्रशासन चलाई जाएगी इसकी जानकारी हमें 6ठी अनुसूची देता है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाने के लिए स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन किया जाता है। स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन इस अनुसूची के तहत किया जाता है साथियों। तो स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन छठी अनुसूची के तहत किया जाता है। यहां से यह प्रश्न बनता है कि स्वायत्त शासी जिला प्रशासन का गठन
किस अनुसूची के तहत किया जाता है? तो स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन आपको छठी अनुसूची के तहत किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में शासन प्रशासन चलाने के लिए। तो स्वायत्त शासित जिला परिषद का जो गठन किया जाता है तो इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। वही 30 सदस्य में से जो 4 सदस्य होते हैं, वो 4 सदस्य जो होते हैं इसका जो है मनोनयन किया जाता है, मतलब राज्यपाल इसको मनोनीत करता है। राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत सदस्य होता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य होता है। और वहीं 26 जो सदस्य बच गए, 26 सदस्य जो बच गए, इसका चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के तहत किया जाता है। वयस्क मताधिकार के तहत इसका चुनाव किया जाता है। फिर जो समझिए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में शासन प्रशासन चलाने की जानकारी हमें छठी अनुसूची में प्राप्त होता है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में शासन प्रशासन चलाने के लिए यहाँ पर जो है स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो स्वायत्त शासित जिला परिषद के तहत 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य में से 4 सदस्य को जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है, मनोनीत होते हैं। और वहीं 26 सदस्य जो होते हैं उसका निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनता वहां वयस्क मताधिकार के तहत जो है उसकी चुनाव करती है। और 30 सदस्य, यही 30 सदस्य जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रह रहे जनजातियों के उत्थान की बात करता है, उसके विकास की बात करता है और उसकी चली आ रही परंपरा में किसी भी प्रकार की छेड़खानी न हो, उसके मन की आहत न पहुंचे, उसकी जो परंपरा पुरानी चली आ रही वो अपनी परंपरा के अनुसार जो है अपना जीवन यापन कर सके। तो ये सब चीज की जानकारी जो है हमें छठी अनुसूची में मिलता है। अब आइए 5वीं अनुसूची। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में तो जनजाति की संख्या ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब? भारत के और राज्य में जनजाति नहीं है? बिहार में भी है, झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। बिहार के अधिकतर लगभग अधिकतर राज्यों में जो जनजाति निवास करती है। वहीं आपको पंजाब के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में जो जनजाति न के बराबर है, मतलब है लेकिन बहुत कम है, न ही समझिए नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में जनजाति की संख्या ज्यादा है, झारखंड में संथाल जैसी जनजाति की संख्या ज्यादा है, बिहार में जनजाति गोंड जैसी जनजाति की संख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा गोंड जनजाति है तो मध्य प्रदेश में है। तो और अनेक राज्यों में जो जनजाति निवास करती है, जनजाति निवास करती है, तो अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में जो शासन प्रशासन चलाया जाएगा, भारत के और जो राज्य बच गए वहां पर जो अनुसूचित क्षेत्र होगा या जनजाति क्षेत्र होगा, अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र होगा, वहां पर जो शासन प्रशासन चलाई जाएगी, इसकी जानकारी हमें 5वीं अनुसूची में मिलती है। वहां पर शासन प्रशासन चलाने की जानकारी हमें किस अनुसूची में मिलती है दोस्तों? तो 5वीं अनुसूची में मिलती है। मतलब 5वीं और छठी अनुसूची, दोनों अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति के लिए ही है। लेकिन छठी अनुसूची मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए है। और वही 5वीं अनुसूची जो है वो भारत के और कई राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति जो निवास करती है उसके विकास की बात करता है। कौन अनुसूची दोस्तों? तो 5वीं अनुसूची। ठीक, तो 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति में शासन प्रशासन चलाने की ये प्रावधान करता है। ठीक, और इसके लिए जो है जनजातीय सलाह परिषद का गठन किया जाता है। यहाँ पर जनजातीय सलाह परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किया गया था। वहीं 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाह परिषद का गठन किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से बनता है। यहां से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक, ये प्रश्न इस तरह से आया था कि जनजातीय सलाह परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है? तो जनजातीय सलाह परिषद का गठन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। वहीं जनजातीय सलाह परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? जनजातीय सलाह परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। और इसमें जो है 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। जनजातीय सलाह परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य में से 3/4 सदस्य जो है ये मनोनीत होते हैं। 3/4 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और इसका मनोनयन राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, तो ये सब बात को आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो ये सब बातें थी 5वीं और छठी अनुसूची के बारे में, जिसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया।
और तीन चौथाई सदस्य तो राज्यपाल मनोनीत करता ही करता है, और वही एक चौथाई जो बच गया, एक चौथाई सदस्य जो होता है वो संबंधित जनजातीय क्षेत्र या संबंधित अनुसूचित क्षेत्र के विधानमंडल से चुने गए निर्वाचित सदस्य होते हैं। मानकर चलिए किसी ऐसा जनजातीय क्षेत्र है, कोई जनजातीय क्षेत्र है, जैसे कि बिहार का ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्र है, या मध्य प्रदेश का ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर जो है गोंड जनजाति अधिक संख्या में निवास करती है। तो उसका जो जनजातीय क्षेत्र जो होगा और वहां के जो विधायक होंगे, वहां के जो विधायक चुनाव लड़ करके जीते होंगे, वो विधायक जो है उस क्षेत्र के क्या होंगे, जनजातीय सलाह परिषद के सदस्य होंगे। तो 3/4 मनोनीत होगा, वही 1/4 जो बच गया संबंधित क्षेत्र के क्या है, निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये था आपका 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। 5वीं और 6ठी अनुसूची। अब देखिए 7वीं अनुसूची क्या कहता है। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची जो है शक्तियों का विभाजन करता है। 7वीं अनुसूची क्या करता है, शक्तियों का विभाजन करता है। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन, जैसे कि राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची के जो विषय है उस पर जो है केंद्र सरकार जो है अपना नियम कानून बनाती है। राज्य सूची का जो विषय है उसमें राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाती है। समवर्ती सूची में जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के अपना नियम बनाती है। केंद्र सूची की बात करें तो उसमें रक्षा हो गया, परमाणु विभाग हो गया, रेल हो गया, ये सब जो है वो केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आ गया, उसके बाद ये पुलिस के बाद कारावास आ गया, जेल हो गया, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो सूचियां जो है इसमें शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक जो शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, विभाजन किया गया है, इसकी जानकारी हमें 7वीं अनुसूची देता है। वहीं अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, राजभाषा है। राजभाषा, जब 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए गए। भाषा के आधार पर कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए। हिंदी, संस्कृत, बंगाली, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, बंगाली हो गया, तमिल हो गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, ये सब जो भाषा थी, ये सब जो है शुरुआत में 14 भाषा थी, 14 भाषा थी, और ये भाषा का प्रावधान 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है रखा गया था। वही 14 भाषा के बाद संविधान में संशोधन करके कई और सारे भाषा जोड़े गए। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। 1967 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया। सिंधी भाषा को जो है शामिल किया गया। वहीं अगर भाषा की बात करें तो वर्तमान में जो है 22 राजभाषा है, 22 भाषा है जिसको संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया। शुरुआत में 14 भाषा था। ठीक, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किसको शामिल किया गया, सिंधी को शामिल किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन हुआ, और कब हुआ, 1992, और 1992 के तहत नमक को शामिल किया गया। नमक बोले तो ये याद करने का ट्रिक है, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। न से हो गया आपका नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, और क से हो गया आपका कोकनी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, और 71 और 21 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 92। तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 92 संविधान संशोधन यह हुआ था 2003 में। कब हुआ था दोस्तों, 2003 में। और जब 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो इस तरह जो है यहाँ पर जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। इसको याद करने का ट्रिक है आपका बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। BO से हो गया बोडो, ठीक, BO से क्या हो गया दोस्तों, बोडो। D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी, M से हो गया MA, दोनों से हो गया MA से मैथिली, और S से हो गया आपका संथाली। S से क्या हो गया दोस्तों आपका, संथाली हो गया। ठीक, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, राजभाषा। और जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ तो
सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था। तो 14 गो भाषा के आधार पर 14 राज्यों का निर्माण हुआ। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, बंगला, उर्दू, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब जो भाषा थे, मलयालम, ये सब जो भाषा थे वो शुरुआत में थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। ये सब आपको याद रहना चाहिए। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। ठीक, सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद 21 और 71 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 92। याद करने का ये सब ट्रिक है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडमास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सब को जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 14 यहाँ, 14, 1, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो अभी तक जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? 22 भाषा शामिल है। अगर संथाली की बात करें तो संथाली जो है आपके झारखंड जैसे क्षेत्र में बोला जाता है। संथाली एक जनजाति होती है, झारखंड में निवास करती है। तो संथाली भाषा झारखंड में बोला जाता है, मैथिली भाषा बिहार में बोला जाता है, डोगरी भाषा कश्मीर में बोला जाता है और बोडो असम के क्षेत्र में बोला जाता है। नेपाली भाषा सिक्किम में बोला जाता है। नेपाली कहाँ बोला जाता है दोस्तों? सिक्किम में बोला जाता है। ये मत समझ लीजिएगा कि नेपाली नेपाल में बोला जाता है, नहीं, नेपाली भाषा जो है आपको सिक्किम में बोला जाता है। मणिपुरी मणिपुर में बोला जाता है। मणिपुरी कहाँ बोला जाता है? मणिपुर में बोला जाता है। वही कोंकणी भाषा की बात करें, कोंकणी भाषा की बात करें तो ये गोवा में बोला जाता है। कहाँ? गोवा में बोला जाता है। वही सिंधी की बात करें तो सिंधी गुजरात और पंजाब में बोला जाता है। सिंधी भाषा गुजरात और पंजाब में बोला जाता है। तो ये सब बात जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में बताया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जितने भी राजभाषा है ये सब के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया और 22 भाषा को आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न इस तरह से फंसाए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उसमें से 3 जो इसमें से रहेंगे और 1 ऐसी भाषा रहेगा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगर अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी जो है नागालैंड की राजभाषा है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन नागालैंड की सरकार ने इसको जो है अपनी राजभाषा माना है, अंग्रेजी को। भले ही अंग्रेजी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, किसी हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो अंग्रेजी भाषा में आता है। कोई नियम कानून बनती है तो अब जाकर के हिंदी भाषा में या कई भाषा में भी प्रकाशित होने लगी है, लेकिन मुख्य रूप से जो है अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित होती है। ठीक, तो कोर्ट वगैरह में जो जजमेंट होते हैं वो सब अंग्रेजी भाषा में ही होता है। वहां पर डिबेट, बहस, ये सब जो होता है वो सब भी अंग्रेजी भाषा में होता है। लेकिन अंग्रेजी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी क्या है? तो नागालैंड की राजभाषा है। इस बात को आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। आइए 8वीं अनुसूची, मतलब प्रारंभ में संविधान में जो है 8 ही अनुसूची को शामिल किया गया था। प्रारंभ में बात करें तो संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूची को बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। और जब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ तो यहाँ पर जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया। 1947 में दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ था। 1950 में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। तो जब संविधान को लागू किया गया तो देश को आजादी मिलने के बाद जो है देश जो है विभिन्न मुद्दों से जो है ग्रसित था। यहाँ पर भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, है ना, गरीबी थी, अमीरी गरीबी के बीच जो है बहुत असमानता था। कितने लोग जो है बेघर थे, किसी को रहने के लिए घर नहीं था, किसी को ज्यादा जमीन नहीं था। तो ये सब समानता असमानता से जो है देश अपना क्या था? ग्रसित था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। और 9वीं अनुसूची के तहत क्या किया गया? तो 9वीं अनुसूची के तहत जो है दोस्तों भूमि सुधार आंदोलन की, मतलब भूमि सुधार किया गया। और भूमि सुधार के तहत जितने भी जमींदार लोग थे, मतलब उनसे जो है, मतलब भूमि सुधार के तहत जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। जमींदारी प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया भूमि सुधार के तहत। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को शामिल करने के बाद जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार जो है
की थी। मतलब 9वीं अनुसूची में जब संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत, तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और भूमि सुधार करके जमींदारी प्रथा का क्या किया गया, उन्मूलन किया गया। वहीं 10वीं अनुसूची की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985। और 1985 में जब 52वां संविधान संशोधन हुआ तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। और 10वीं अनुसूची को शामिल करके दल बदल पर रोक लगाया गया, दल बदल पर रोक लगाया गया। मतलब दल बदल के तहत ये होता था कि नेता लोग जो है चुनाव लड़ते थे किसी और पार्टी के टिकट पर, और चुनाव जब जीत जाते थे तो वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाते थे, जिससे जो है पार्टी को नुकसान होता था। तो यही दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया दोस्तों, तो याद रहना चाहिए आपको, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। और दल बदल जब जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, मतलब प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। 10वीं के बाद 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को। और वहीं 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों जो है 1992 में ही हुआ था। और इस समय जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची को बात करें तो इसमें जो है पंचायती राज की व्यवस्था है, पंचायती राज की व्यवस्था है, इसको जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है नगर पालिका की व्यवस्था है, नगर पालिका मतलब राज्य विधानमंडल और पंचायती राज के बीच और राज्य विधानमंडल के बीच जो है शक्ति का बंटवारा है। और पंचायती राज में जो है दोस्तों, पंचायती राज में वही 29 विषय और नगर पालिका में जो है 18 विषय। पंचायती राज को जो है 29 विषय पर काम करने के लिए अधिकार दिए गए, और वही नगर पालिका की बात करें तो 18 विषय पर जो है काम करने का अधिकार दिए गए। ठीक, तो ग्राम पंचायत की चर्चा 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया पंचायती राज को। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। मतलब ग्राम पंचायत राज्य विधानमंडल को जो कार्य गांव में जाकर करना चाहिए था, वो कार्य जो है ग्राम पंचायत को, पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दी गई। और पंचायती राज और राज्य विधानमंडल के बीच शक्तियों का बंटवारा 11वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। वही नगर पालिका और राज्य विधानमंडल के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो जो है आपको 12वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। तो फिर से आप यहाँ पे अनुसूची को शुरू से 1 से लेकर के 12 तक आप रिवीजन कर लीजिएगा। प्रथम अनुसूची जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची जो है वेतन के बारे में चर्चा करता है, वेतन के बारे में है ना, जितने भी जो है संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर जो स्थापित व्यक्ति है उसको वेतन कहां से मिलेगा, ये जो है दूसरी अनुसूची। वेतन के बाद शपथ की बात तीसरी अनुसूची करता है, शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा है, चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के बारे में हमने आपके साथ यहाँ चर्चा की कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में जो है चलाए जाने वाले शासन प्रशासन की चर्चा 5वीं अनुसूची में है। छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 जनजातीय क्षेत्र है वहां पर जो है शासन प्रशासन किस प्रकार से चलाए जाएंगे उसकी चर्चा आपको छठी अनुसूची में देखने को मिलती है। ठीक, छठी अनुसूची के बाद 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का विभाजन, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो राजभाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, राजभाषा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 10वीं में दल बदल है। वहीं 11वीं में जो है पंचायती राज है और 12वीं में क्या है, नगर पालिका है। तो इस तरह से जो है आपको 12वीं अनुसूची के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। पिछले क्लास में संक्षिप्त में हमने चर्चा किया था, आज की क्लास में 5वीं को समझाया, 6वीं को समझाया, 7वीं को समझाया, 8वीं को समझाया, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को जो है विस्तार पूर्वक हमने समझा दिया। इस तरीके से आपका जो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे, सामान्य पहलू थे, वो समाप्त हुआ। कुछ और सामान्य पहलू बचे हुए हैं। केंद्र सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, और रैंकिंग, ये 2 चीज को हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, यहीं पे आज की क्लास को हम लोग रोकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो
तो ये जो आपका यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।